तो जैसे मैंने आपको दो तीन चीजें और बताई थी कि जैसे एक मैंने बताया था इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बताया था कि लास्ट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि सोफे का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा तो कहते हैं ना कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस लेने में कुछ टाइम लगाती हैं, ठीक है ना। तो जो डिले होता है रिगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो जब हम रिमूव करते हैं उसको फोर्स को, तो उसको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक होता है कि क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, तो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं वो हमारे इलास्टिक होते हैं। लेकिन अगर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की बात होती है तो इन दिस केस व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है, बट द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इन सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल। तो उस केस में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम ज्यादा ले लेती है, डिले हो जाता है एक तरह से, तो उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो जैसे इसमें एक क्वार्ट्ज फाइबर मटेरियल टाइप का होता है और आपका फॉस्फोर ब्रॉन्ज होता है, ठीक है ना। तो इनके जो है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत कम होते हैं जनरली, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी सस्पेंशंस बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा जो गाड़ियों के सस्पेंशंस होते हैं वो जनरली इसी मटेरियल के बनाए जाते हैं, रीजन ही यही होता है, ठीक है, क्योंकि अगर उनका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो हो जाएगा तो पता चला कि गाड़ी गड्ढे में गई तो गड्ढे में पड़ी रह गई, रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो जो सॉकर्स बनते हैं ये सब बनते हैं, तो ये थोड़ा सा जैसे ग्लास होता है, ग्लास फाइबर जो होता है उसका इफेक्ट बड़ा लार्ज होता है, वो बहुत घंटे लेता है वापस आने में, ये ध्यान रखिएगा। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट एक हमने आपको बताया था। एक हमने आपको बताया था इलास्टिक फटीग बताया था। तो इलास्टिक फटीग ये होता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को कंटिन्यूसली खींचते रहे, स्ट्रेच करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो वो अपनी जो स्ट्रेंथ होता है ना उसको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं वो लूज कर देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर के उसको लूज कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो इलास्टिक फटीग होता है, जो ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स जो बनते हैं, तो फ्लाईओवर्स कुछ सालों के बाद में अनसेफ हो जाते हैं। तो वो यही है क्योंकि आप यूज कर रहे हो डेली, उसमें वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, उसकी जो गर्डर्स पड़े हुए हैं वो क्या कहते हैं थोड़े थोड़े इलास्टिसिटी को ब्रेक कर देते हैं, तो एक समय टूटने की उसमें आ जाता है। तो इसलिए वाप टूटे नहीं, ये नहीं हो, तो इसलिए वापस से उसको फिर से वो क्या नाम है करते हैं कि भाई किसी तरीके से ये वैसा ना हो, ब्रेक ना हो, तो डैमेज ना हो एक तरह से। तो ये इलास्टिक फटीग होता है, FATIGUE, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुन रहे हो? है भाई? यस सर। चलो लिखो आगे। अक्षत क्या हो गया, उसका उसका नेटवर्क चला गया क्या? सर वो नीचे था सोसाइटी के, तो अब ऊपर आ रहा है, उसने फोन से ज्वाइन किया था पहले। चलो देखो, तो अब देखिए इसमें एक टॉपिक है हमारे पास में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मान लीजिए आपके पास में एक वायर है, ये सपोज करो ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, इसकी लेंथ है बेटा L, इसकी लेंथ क्या है? L है। अब इसको हम पुल करते हैं, मान लीजिए F फोर्स लगा के। तो आप एक चीज देखो बेटा, जब आप इसे पुल करोगे तो जैसे आप पुल करोगे एक रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ डेवलप होगा, जो इसको क्या करेगा, इसकी रीस्टोरिंग कौन जनरेट करेगा? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ये नहीं चाहेंगे कि अपनी पोजीशन से हटें, क्यों भाई बोलो? भाई अगर तुमको कोई जबरदस्ती घर से पकड़ करके बाहर ले जाए तो तुम खुशी खुशी थोड़ी चले जाओगे, हैं? ठीक है ना, थोड़ा सा तो प्रोटेस्ट करोगे ना कि हमें नहीं जाना है। तो वो प्रोटेस्ट क्या है? वो प्रोटेस्ट रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत वो खींच ले गया मान लीजिए,
तो अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स उसने वर्क किया ना, एक तरह से देखा जाए तो। क्यों बेटा बोलो हैं? अगर मान लो थोड़ा सा वो खींचने में वो हो जाता है, भाई ठीक है चल मैंने तुमको स्ट्रेच कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेच किया। सर हाँ सर मेरी तो क्लास है सर। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आज ही, अभी अभी भेज देता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। हाँ हाँ तो ये है, तो अब जैसे ये यहाँ पे था, बंधा हुआ था, मान लिया इतना उसने इंक्रीमेंट ले लिया, ऐसे इतना इंक्रीमेंट ले लिया। अब इतना इंक्रीमेंट लेने में भी आप ये सोचो भाई, आप जैसे आप कभी स्प्रिंग को खींचिए दोनों हाथ से, तो जब बिल्कुल स्टार्ट में करते हो तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको एक्सपैंड करते जाते हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? हाँ या ना बोलो बेटा, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड एकदम से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता है, तो हर मूवमेंट पे बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से जो वर्क होगा यहाँ पर, वो हर इंस्टेंट पर चेंज होता जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एल लेंथ बढ़ाने में उसको हर समय हर मूवमेंट पर वर्क अलग 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 करना पड़ेगा। यानी यहाँ जो वर्क होगा वो दैट इज ड्यू टू वेरिएबल फोर्स जनरेट होगा। वर्क किसकी वजह से यहाँ जनरेट होगा? ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा, चलो डायग्राम बनाओ जरा, साथ साथ लिखवाते जाते हैं। मान लो यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक dx का एलिमेंट है, कट किया, ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा? तो dw होगा, लिखिए लिखिए, वर्क डन बाय द external force against the, ठीक है, बस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स लिखो, अगेंस्ट मत टर्म यूज करो, एक्सटर्नल फोर्स लिखो, ठीक है ना, जो भी है। तो dw कितना होगा? f dx। तो अब देखो, सिंस y होता है बेटा, y इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है f अपॉन a इंटू एल अपॉन एल, लेकिन यहाँ l नहीं लेंगे हम, यहाँ लेंगे x, क्योंकि x का हम dx की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, क्या लिखेंगे? f अपॉन a इंटू एल अपॉन एक्स के। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? y a अपॉन एल इंटू एक्स के। तो यहाँ रख दो बेटा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करो 0 से l तक, ये हो गया y a बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स स्क्वायर बाई टू क्यों हुआ? क्योंकि x की पावर का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो ये हो गया y a अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, ये यहाँ हो गया y a अपॉन एल इंटू एल इंटू हाफ और इंटू एल। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपका अगर देखा जाए तो ये फोर्स है, y a एल अपॉन एल। तो वर्क डन कितना आ गया? वर्क डन आ गया हाफ f इंटू एल। अब क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो रहा है, तो सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन में स्टोर हो जाता है। दिस इज इक्वल टू हाफ एफ एल, ठीक है। तो ये हाफ एफ एल जो है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ऐसे बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड
इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ठीक है, ये बोलते हैं। चलो नोट कर लो जरा, 2 मिनट दे देना, 2 मिनट में आया मैं। हाँ बेटा, नोट कर लिया? हेलो सर 1 मिनट सर। हाँ कर। सर मैंने कर लिया नोट। अच्छा अच्छा कर लेना। सर मेरी दूसरी ट्यूशन शुरू हो गई है, मैं जाऊँ? मैं वो भेज दूंगा। अच्छा इसका ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2-3 चीजें और बता रहा हूँ। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं इसका वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर, आज डाल दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सर, जय हिंद। सर मैंने भी कर लिया सर, मेरी भी ट्यूशन शुरू है, मैं जाऊँ? तुम्हारी भी स्टार्ट है? सर एक्चुअली अक्षत, मैं और यशवर्धन सेम केमिस्ट्री ट्यूशन में है। अच्छा 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 ओके। थैंक यू सर। अभी 15 को कैसे हो जाएंगे, कैसे तुम करते हैं? कैश था तो दे देना। अच्छा मैंने उससे बोला था भैया बता दे, वो तो कह रहा ठीक है मैं बोल दूंगा, मुझे नहीं पता चला कि वो बोल गया। ठीक है चलो देखो आगे, देखो तुम लोग आगे देखो, थोड़ा सा चैप्टर है बस, ये खत्म है फिर। देखो बेटा, अब क्या होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला आया U = ½ FL, ठीक है, ½ FL आया। तो अगर मैं इसको लिखूं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी डेंसिटी।
तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ FL अपॉन A इंटू L के। ये पूरा यहाँ कैपिटल L ले लो, ठीक है, ऐसे। तो इसको लिखो हाफ F अपॉन A इंटू L अपॉन L। तो F अपॉन A को हम लिख सकते हैं बेटा स्ट्रेस, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है, एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर भी होती है। ठीक है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये रहता है बेटा। चलो आगे देखो, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो यंग्स मॉडुलस होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन इंटू वाई लिख सकते हो, तो ये भी एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये है ना एनर्जी डेंसिटी। तो एक ये भी फॉर्मूला है। चलो अब इसमें अगला छोटा सा टॉपिक है पॉइसन रेशियो। पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो वो होता है जैसे अगर सपोज ये वायर है, ठीक है, मान लीजिए ये वायर है, अब मैं अगर इसे खींचूंगा तो इसमें एक्सटेंशन भी होगा और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा बेटा, कम होता जाएगा। तो दोनों में चेंजेस आते हैं, वॉल्यूम में भी, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है लेकिन कांस्टेंट रहता है। तो अगर इसका डायमीटर मान लीजिए अगर मैं कहता हूं D है, इसका अब ये तुमने खींचा, इसको पुल किया, तो पुल किया तो बेटा लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हैं, लेंथ बढ़ेगी। अब पहले ओरिजिनल लेंथ L थी, लेकिन अब लेंथ बढ़ करके L हो गई, यहाँ से L प्लस L हो गई, तो इसका जो डायमीटर है वो चेंज हो जाएगा बेटा। तो पॉइसन रेशियो होता है, दो तरह की स्ट्रेन होती है, एक होता है लेटरल। तो अकॉर्डिंग टू पॉइसन रेशियो क्या है, पॉइसन रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ किसका, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ होता है -L डेल्टा D ठीक है। तो ये होता है पॉइसन रेशियो, ठीक है, डेल्टा D बाई D अपॉन ये ऐसे L अपॉन L, ऐसे। इसको जब लिखोगे तो इस तरह लिखोगे आप आकर के, ये होता है, इसको बोलते हैं पॉइसन रेशियो सिग्मा। ठीक, चलो नोट करो, दोनों चीजें नोट कर लो बेटा।
हैं, कर लिया नोट? अब एक चीज मैं दिखाता हूँ तुम्हें, वो कर लेना बेटा, उसको अभी मैं दिखा दे रहा हूँ यहीं पर ही है आपको, ठीक है? उसको जरूर पढ़ लेना बेटा एक बार। देखो, एक तो ये ग्राफ दिख रहा है, रुको चलो शेयर कर दो पहले। ठीक है, एक तो ये ग्राफ दिख रहा है तुमको, ये इलास्टोमर्स का ग्राफ होता है जिसमें कम स्ट्रेस पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा तेजी से भाग जाती है। ठीक है, ये सब पढ़ लिया तुमने, ये सब है ना सारा शेयर मॉडल से। अब ये है, ये एप्लीकेशन ऑफ जो है ये आपका इलास्टिक बिहेवियर। इसमें क्या है कि इसमें आपको कब से कब 3-4 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको देखो ध्यान से अगर आप इसको रीड करना स्टार्ट करें तो आपको यहाँ देखिए दिख रहा है कि द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। ऑल इंजीनियरिंग डिजाइन रिक्वायर प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। मैंने आपको चैप्टर शुरू होने से पहले ही बताया था कि ये चैप्टर कंस्ट्रक्शनल जो डिजाइनिंग होती है ना, सिविल जो इंजीनियरिंग होती है, उसमें इस चैप्टर का बड़ा वेटेज है, बड़ा रोल है उससे, क्योंकि ये चैप्टर उसमें बहुत काम आता है जितना भी ये रहता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे while designing a building, the structural design of the column, beam and support required knowledge of strength of material used. Have you ever thought why the beams used in construction of bridges as support etc have a cross section of type I? आपने देखा होगा जनरली जो पिलर्स होते हैं, जैसे आपके मेट्रो के पिलर्स देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे मेट्रो के पिलर्स हैं? तो मेट्रो के जो पिलर्स होते हैं वो जनरली आई शेप के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? ये सब आंसर्स हैं इसमें, सब ढूंढने पड़ेंगे आपको। Why does a heap of sand or hill have a pyramidal shape? तो उसकी शेप क्यों नहीं डिफाइंड होती है, क्यों ऐसा है? उसका भी आंसर आपको इसी चैप्टर इसी टॉपिक में, यानी कि इसी को रीडिंग करोगे सबके आंसर्स यही मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर कह रहा है कि आंसर्स टू दीज क्वेश्चन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हियर। Crane used for lifting and moving heavy loads from one place to another have a thick metal rope to which the load is attached. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा इस टॉपिक को आप लोग पढ़ें, इस चैप्टर को। ये जो मैं दिखा है ना एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, इसको आप रीड करेंगे तो जैसे मैंने आपको ऊपर ही देख के पहले ही शुरू होते ही एक क्वेश्चन मिल गया आपको। ठीक है, ऐसे ही इसमें कम से कम 5 क्वेश्चन हैं, तो वो आपको इसको ढूंढना है इसमें। ठीक है, और ढूंढ करके उसके आंसर्स निकालने हैं। सब कुछ इसी के अंदर है, कोई चीज बाहर नहीं है, ये ध्यान रखना बेटा। सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? ये कोई भी चीज इसमें ऐसा नहीं है कि जो इसमें से हटानी है। ये इसको पूरा पढ़ेंगे तो जैसे लास्ट पैराग्राफ देखो दिखा रहे, टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन द अर्थ इज 10 किलोमीटर, तो कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय कंसीडरिंग द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स। A mountain base is not under uniform compression and this ठीक है ना, and this provide some shearing stress to the rocks under which the top should be less than the critical shearing stresses at which the rocks flow. ठीक है, ये जैसे at the bottom of the mountain of height h the force per unit area इतना होता है, ये सब सारा आपको लिखना पड़ेगा, ये सब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये खत्म हो जा रहा है, मैं इतना रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास बेटा संडे जो है क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है, टर्म 1 का, है ना।